आपकी नरेंद्र मोदी से खटपट कब से शुरू हुई? तो बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मोदी ये कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है कि केशुभाई की जगह शंकर सिंह वाघेला बनना चाहते थे, इसलिए सारा वो साजिशें रचते रहे। रथ यात्रा के दौरान भी उनका थोड़ा मीडिया में इंटरव्यू, राष्ट्रीय छवि बन रही थी। उस दौरान 92 में भी उन्हें गुजरात से आपने बाहर करवाया। उनका एक बयान, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से आप एक बार डिरेल तब हुए, तो अब तक आप नाम लेने में क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता था मोदी यहाँ रह गया तो गड़बड़ होगा, तो आप उनको यहाँ से दिल्ली भिजवाना चाहते थे, वो आपको यहाँ से बीजेपी से बाहर करवाना चाहते थे। ये अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए पहले मेरा पत्ता काटा। और कहना चाहूँगा कि दिल्ली का जो बीजेपी का शासन है ना, वो गुजरात की राजनीति के ऊपर हमारे कंधों पर खड़ा है। केशुभाई और हमारे इसको बौना कर रहे हैं आप, जो लीडर है वो नरेंद्र मोदी को बौना कर रहे हैं। ये गोधरा का हादसा अगर नहीं होता तो गुजरात में बीजेपी नहीं होता। दोस्तों, जो लोग गुजरात और गुजरात की राजनीति को जानते हैं, थोड़ी भी समझ रखते हैं, वो मेरे साथ जो बैठे हैं उन्हें ज़रूर पहचानते होंगे। नाम है इनका शंकर सिंह वाघेला, उम्र है 82 साल, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही 1 साल के लिए रहे हों, 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और करीब 5 दशकों से गुजरात की राजनीति में हैं। लेकिन 4 दशक ऐसे हैं जब बहुत सक्रिय भी रहे, और अब जब उम्र के इस मुकाम पर हैं 82 साल, तब भी चुनाव प्रचार से अभी लौटे हैं। शंकर सिंह वाघेला का जिक्र हर वक्त आता है जब गुजरात में चुनाव होता है। जब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी गुजरात में बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात आते हों तो, या मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता पर 13 साल तक काबिज थे तो, या उससे पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात में बीजेपी के मामूली कार्यकर्ता थे तो, या उसके बाद जब नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान उनकी रथ पर हर वक्त मौजूद रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे थे तो, और या फिर नरेंद्र मोदी जब उनकी महत्वाकांक्षा गुजरात में सत्ता पर काबिज होने की थी, तो हर वक्त शंकर सिंह वाघेला एक किरदार की तरह रहे। कभी नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए, कभी अपना रास्ता बनाने के लिए, कभी सत्ता हासिल करने के लिए, कभी नरेंद्र मोदी को दिल्ली गुजरात से बेदखल करके दिल्ली भेजने के लिए हर वक्त सक्रिय भी रहे, और इनका नाम हर वक्त चर्चा में भी रहा। अब उम्र के इस मुकाम पर हैं, मैं कह सकता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के गुरु हैं। बहुत सारे लोग आपको गुरु के तौर पे ही कहते हैं। देखिए, कोई किसी का गुरु नहीं होता है। ये तो अपने आप एक उम्र के हिसाब से अगर छोटे बड़े हैं तो अलग बात है। जैसे केशुभाई हमारे गुरु, आडवाणी जी हमारे गुरु, अटल जी हमारे गुरु, लेकिन गुरु जैसा नहीं होता है। तो मतलब अपने आप, जैसे आपने कहा तो लोगों ने कहा कि भी आपका चेला है। हमने एक अच्छी हमारी दोस्त है, मिनिस्टर भी रही भारत सरकार में, राज्यसभा की एमपी भी रही, तो इन्होंने कहा कि आपके चेले, मैंने को चेले मत कहिए, वो हमारे दोस्त से जो सहयोगी या कार्यकर्ता वो अच्छा लगेगा। गुरु चेला का अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं जो आपके बारे में लिखते रहते हैं, प्रोफाइल उसमें लिखा होता है वाघेला नरेंद्र मोदी के गुरु रहे हैं, वाघेला की संगति में नरेंद्र मोदी की राजनीतिक परवरिश हुई उस समय जब 80 के दशक में। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था 86 के दहीने बाद, और तब आरएसएस की ओर से एक प्रचारक को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग ये जो पसंद करना था, उस समय इनका नाम आरएसएस ने हमको कहा कि नरेंद्र भाई को आप गुजरात में संगठन मंत्री भाजपा गुजरात के लिए आप तय करिए। तो उस समय इन्होंने हमको दिया था, संघ ने, आरएसएस ने। और सुरेश राव जी केतकर जो पश्चिमांचल क्षेत्र के प्रचारक रहे आरएसएस के, इन्होंने कहा कि भाई आप अध्यक्ष हैं, इनको संभाल कर चलिए, और हम संभाल कर चले। मतलब हम अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी तो वो कोई गुरु चेला नहीं होता है, सह कार्यकर्ता होते हैं। और इस हिसाब से सालों तक हमारा रिश्ता अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। वो आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए, राजनीति चलती रहती है, और राजनीति में हर एक की अपनी अपनी दुनिया होती है। हमको हमारा मतलब जो काम किया उसका एक जॉब सेटिस्फेक्शन है हमको। व्हाट आई डिड, आई एम हैप्पी जी।
नहीं, आज तो काफ़ी प्रॉब्लम है वाघेला साहब, आज कैसे आप बोल रहे हैं? चलिए, अभी इंटरव्यू की शुरुआत है और हम हैं अभी गुजरात में गांधीनगर में वाघेला साहब के भव्य विशाल नुमा महल के सामने बैठे हैं। चाहता था मैं महल के आसपास चलते हुए इंटरव्यू करूं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। तो धूप है, गर्मी है, और इस चुनाव में कौन सी पार्टी लगता है फिर से बीजेपी वापस आएगी सत्ता में, या कुछ खेल आप लोग जो लगे हैं कांग्रेस के लिए प्रचार करने में? एक और पर्चा है वाघेला, वो आगे बातचीत में धीरे धीरे निकलेगा। वाघेला साहब बीजेपी से अपनी पार्टी बनाकर अलग हुए, उसके बाद अलग अलग 2 बार पार्टियां बनाई, एनसीपी में भी रहे, कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस से बाहर हो गए, अभी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन इनके बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अभी प्रचार से वापस लौटे हैं। तो जरा क्या लगता है आपको यहाँ, फिर उसके बाद बाकी बीजेपी गुजरात में 2000 के बाद और 2000 के पहले की बीजेपी, उसका थोड़ा अलग हिसाब किताब देखिए। पार्टियां होती है, पार्टी आएगी, पार्टियां जाएगी, नेता आएंगे, नेता जाएंगे, लेकिन जनता जो है परमानेंट होती है, कायम होती है। 2000 में जब केशुभाई पटेल को निकाला गया, बीजेपी ने, आरएसएस वालों ने मिलकर इनको हटाया गया और नरेंद्र भाई को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कोई बीजेपी का कोई आसमान से नीचे कोई खुदा नहीं आया था कि चलिए बहुमत मिलेगा, कुछ था ही नहीं। और गुजरात में बीजेपी का बहुमत लाने के लिए जो कंसल्टेंट होते हैं, थिंकिंग करने वाले लोग होते हैं, इन्होंने बेसिकली गुजरात जो राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट है उसको ध्यान में रखते हुए धर्म का उपयोग कैसे किया जाए, जिससे हिंदू बहुमत में होते हैं, मुसलमान माइनॉरिटी होती है, ऐसे भी माइनॉरिटी है, तो क्या किया जाए। तब जाकर गोधरा का डब्बा जलाने का प्लानिंग, जो मैं कॉन्स्पिरेसी कहता हूँ, षड्यंत्र, ये साकार हुआ। और गोधरा का षड्यंत्र में कार सेवक मारे गए, हिंदू थे, और हिंदू मारे गए तो अब हिंदुओं ने मुसलमानों को मारने का तय किया, और बहुत बहुत गंदा दृश्य गुजरात में, और रक्षक भक्षक बनने लगे। यहाँ की सरकार खुद मतलब जब प्रोत्साहन दे गर्भवती महिलाओं को मारने के, बच्चे बूढ़े, आई डोंट, कि मानवता का खून हो रहा था, मानवता का। मुसलमान कोई मानवीय नहीं होते क्या? तो ये जो मामला हुआ, तब जाकर गुजरात हिंदुओं का पोलराइजेशन और एंटी मुसलमान का जो रूप दिया गया जानबूझकर, वीएचपी भागीदार, बजरंग भागीदार, आरएसएस भागीदार, पूरी टीम लगी, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वोट के लिए, पावर के लिए। जो आरएसएस वाले कहते हैं कि सत्ता तो हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है, ये सत्ता का साध्य करने के लिए इन्होंने मानवता का खून किया। और ये गोधरा का हादसा अगर नहीं होता तो गुजरात में बीजेपी नहीं होती। इसलिए वहीं से हमारा आप गोधरा की बात करते जब हैं वाघेला साहब, हालांकि मैं गोधरा की बात अभी शुरू में तो मैं चुनाव का आकलन करना चाहता था, लेकिन तुरंत आपने गोधरा का जिक्र किया। तो आप बार बार कहते हैं गोधरा के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप देखते हैं, आप ऐसा बार बार बोलते हैं। सवाल ही पैदा नहीं हुआ था, वही था वो देखिए, कार सेवकों का जाने का समय था, आने का समय नहीं था। आपने जो बताया कि अभी गुजरात में बीजेपी का वैक्यूम है, 27 साल जो पार्टी ने शासन किया है, पूरे देश की बीजेपी की, पूरी आरएसएस की, पूरा संघ परिवार लगा है यहाँ, तो क्या किया आपने? आप क्यों घर घर जाकर भीख मांगते हैं वोट के लिए? 27 साल का अगर शासन किया होता तो लोग आपको सामने से वोट देते। इसका मतलब कि लोगों के साथ धोखा हुआ है। और यही हिंदू मुसलमान कार्ड वाला, वही स्लोगन वाली बात, आमतौर पर यहाँ 27 साल में महंगाई बढ़ी, बेकारी बढ़ी, करप्शन बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा, क्या हुआ क्या है? इसलिए हम हिसाब मांगते बीजेपी से, तो वो कांग्रेस से हिसाब मांगते। मतलब कि गलत लोगों के हाथ में देश का शासन है, बिलो स्टैंडर्ड बोने लोग, दे डू नॉट डिजर्व द मेन पोस्ट ऑफ द नेशन। किसको बोना कर रहे हैं आप? जो लीडर है वो नरेंद्र मोदी को बोना कर। मैं पर्सनल किसी का नहीं कहना चाहता, लोग समझ के। लेकिन इतना 82 साल हो गए, आप 27 साल से आप भी ऐसे बोल रहे हैं, तो आज परहेज क्यों कर रहे हैं? देखिए वो क्यों जीते, हर बार अक्षरधाम यहाँ हुआ, देश में जितने का हुआ तो पुलवामा करवाया गया, स्ट्राइक जो थी, सर्जिकल स्ट्राइक, कहाँ थी सर्जिकल स्ट्राइक? क्या हुआ में हुई? क्या कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? जो जनरल थे हमारे रावत साहब, विपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्या हुआ? क्रैश हुआ। कैसे हुआ, किसने किया? वो तो था ही नहीं, प्रूफ था, कैसे क्रैश हुआ? ये सब इंक्वायरी मांगती है। देखिए हम जो है ना, सबका साइकोलॉजिकली रीडिंग करते हैं कि कितने क्रिमिनल लोग हैं, और क्रिमिनल लोगों ने मिलकर ये देश को क्रिमिनलाइजेशन कर दिया, और वो अपनी चेयर के लिए, अपने पावर के लिए, ये जो गुजरात में आप कहते हैं ना आज तक रहा, वो सब में पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी रही गुजरात में 27 साल तक। और मैं समझता हूँ कि
आज इतनी खराब हालत है कि लोग बीजेपी के लोगों को मारते हैं, गांव में घुसने नहीं देते। क्या किया आपने 27 साल तक? एक तो बताइए, क्या नौकरी दी, महंगाई घटी, गप जो लगाई थी आपने, ये होगा वो क्या इतना हुआ? गुजरात मॉडल है, कौन पूरे सा देश में मॉडल? यही गुजरात मॉडल, यही का मॉडल, जिक्र हिंदू करते हैं। मुसलमान वाला मॉडल। यही मॉडल क्या है? ये क्या मॉडल, मुसलमान वाला मॉडल? देखिए हिंदू मुसलमान करके वही मॉडल है क्या? भाषण ऐसा करना है कि आपके घर की बेटी है, आपका लड़का है, शाम होंगे घर पर नहीं आएगा, मुसलमान लोग मार देंगे, हम है तो बचाते हैं। क्या है ये? भाषण है क्या? गोधरा का जो हुआ हादसा, उसमें असेंबली में मेन आदमी ऐसा कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। इसका मतलब रिएक्शन आपका प्लानिंग है क्या रिएक्शन का? यही बात है। देखिए आप मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी चेयर पर मेन आदमी होते हैं, वो प्रजा के होते हैं, कोई पार्टी के नहीं होते, अपने लिए नहीं होते, लोगों के लिए होते। लेकिन ये लोग अपने लिए होते हैं। ये लोग मतलब ये लोग बीजेपी के लोग, नहीं, मतलब बीजेपी के आप नाम लेने में गुरेज क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए मैं पर्सनल, आप देखिए कई बातें ऐसी होती है ना, वो अपने आप समझने वाली बात होती है, और नाम भी जहाँ जरूरत होती है तो मैंने कहा कि तो जैसे आपने कहा क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, क्रिमिनल किसके लिए कर रहे हैं? मोदी जी और किसी के लिए कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उस आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के साथ ऐसे लोग लगे हैं वो, तो उस आइडियोलॉजी से तो आप भी उसी में आइडियोलॉजी में परवरिश हुई थी आपकी, तो वघेला साहब, संघ से लेकर बीजेपी तक। नहीं था कुछ उस समय, हम नहीं सहमत होते थे। दंगे तो 70s नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए, 60s के आखिर में भी हुए। वो हुए 69 में हुए थे। हाँ 69 में। तो वो नेचुरल थे, करवाए नहीं गए थे। अभी दंगे करवाए जाते हैं, और दंगे क्यों बंद हुए? क्योंकि एक करवाने वाले ही थे। कौन? वही जो करवाते थे उस समय, हिंदू मुसलमान करने का जिसका प्लानिंग था। मतलब वो जो थे ना, चोरों की रखवाली थी, फिर कैसे चोरी होगी? तो वो मामला तो वही करवाने वाले थे, इनके हाथ में शासन आया तो कैसे नहीं होगा। ये वगैरह सब बताओ, आप मोदी जी को इतना जानते हो करीब से, और 27 साल से तो चलो बीजेपी है, लेकिन उसके पहले भी शंकर सिंह वघेला को देश में लोग बीते 90 के बाद, अगर 96 से देखेंगे, इस रूप में जानने लगे कि आपने बीजेपी की सरकार, मतलब केशु भाई को हटाने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आप यहाँ से विधायकों को लेकर खजुराहो चले गए, वहाँ 5 स्टार होटल में रहे। केशु भाई को उसके बाद हटना पड़ा, फिर सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बने, फिर उनको भी हटना पड़ा, फिर आप आए 1 साल में, फिर आप गए, फिर उसके बाद आपने दिलीप पारिक को चीफ मिनिस्टर बनाया। ये सब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से आप एक बार डिरेल तब हुए, तो अब तक आपकी बात से मैं सहमत हूँ। डिरेल होने से, या मतलब उस समय की नहीं, बात? जो मतलब हम राजनीति में आए, पब्लिक लाइफ में, हम रियली पब्लिक की लाइफ के लिए आए, अपनी लाइफ के लिए नहीं है। हम पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए थे, और हम आए भारतीय जनसंघ से, और 60 का मतलब 70 का या 80 तक का जनसंघ आप देखेंगे कुछ था ही नहीं। इतना ही नहीं, वहाँ प्री कंडीशन थी हमारे लिए, जो फुल टाइम जनसंघ के वर्कर होंगे, इनको MP MLA कंटेस्ट नहीं करना है। अगर असेंबली कंटेस्ट नहीं करनी है तो मुख्यमंत्री पद कहाँ आया? ये तो हुआ खड़ा किया गया कि हम एम्बिशियस थे, मुख्यमंत्री बनना था। अरे जनसंघ में गए तो कहाँ मुख्यमंत्री बनना था? और मुख्यमंत्री की खुशी एक होती है, फर्ज कीजिए कि केशु भाई को हमने निकाले, वी हैव अवर रीजंस, मैंने कई जगह बताया भी हाँ कि क्या कारण थे। बाद में किसको केशु भाई ने निकाला और क्यों निकाला, ये तो कोई कहिए। यानी कि जो जिनकी एम्बिशन पूरी नहीं होती थी, जिनके बीच में हम खड़े थे कि ये होंगे तो हमारी एम्बिशन कभी पूरी नहीं होगी, वही लोगों ने केशु भाई का दिमाग का, ऑफिस का, CM ऑफिस का कंट्रोल करके 6-7 महीने तक मिलना जुलना बंद, बस ऐश करो, खाओ पियो, गांठिया खाओ, मजा करो। ये जो है ना आइसोलेट करना, मैं समझता हूँ कि राजनीति होती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। वो जो आप आदमी का जिक्र कर रहे हैं, जो नाम नहीं ले रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, जितना मैं समझ सही बात है, बिल्कुल। हाँ। लेकिन यही बात नरेंद्र मोदी कहते हैं। अब थोड़ा इतिहास के साथ वर्तमान हम दोनों बात करेंगे, और शंकर सिंह वाघेला से बात करें तो इतिहास में झांकना भी जरूरी है, और वर्तमान के नजरिए से आगे भविष्य समझना भी जरूरी है। हम दोनों बात करेंगे। तो जब आप जिक्र कर रहे हैं वही 90 के दशक की, हम 95-96 की बात करें, तो उस दौरान में आप कह रहे हैं आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मोदी ये कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है कि केशु भाई की जगह शंकर सिंह वाघेला बनना चाहते थे, इसलिए सारा वो साजिशें रचते रहे, और उसके बाद जिस ढंग से गिराने की कोशिश की सरकार को, और गिराई भी। ये शुरू हुआ ना, एक तो सबसे पहले हम जब थे बीजेपी के स्टेट के अध्यक्ष, तब तक दिल्ली का कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे बीच में दखल नहीं करता था। जो लिस्ट हम भेजते थे राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली का,
तो मतलब विधायक जो तय किए और हमने और केशव भाई ने मिलकर किए, मेरा तेरा नहीं होता है। और जनसंघ में संघ में मेरा तेरा नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था, इनकी एंट्री के बाद शुरू हुआ। ये आई रिकॉर्ड, आई एम सेइंग। ये जो हुआ उसमें कहा गया कि केशव भाई, मैं पब्लिकली कहता था कि हमारे मुख्यमंत्री केशव भाई पटेल है। अब वो है तो दिल्ली को कहा गया कि मैं केशव भाई के मुख्यमंत्री पद का जो एमएलए की मीटिंग में सिलेक्शन करना था, वो मैं कंपटीशन में खड़े रहने वाला हूँ। जब अटल जी आए और जसवंत सिंह जी आए तो जसवंत सिंह ने पूछा कि क्या आप कैंडिडेट बनने वाले? किस मुख्यमंत्री? किसने कहा आपको? कहा गया हमको। अरे क्या कहा गया? उस एमएलए की मीटिंग में गुंडे लोग रखे गए, वाजपेयी के दिमाग में डाला गया कि हम केशव भाई के कंपटीशन में एमएलए का वोटिंग करवाएंगे। व्हाट इज दिस? ये षड्यंत्र का शुरुआत हुआ। ये कौन किया? जिन्हें किया, मतलब जो कंट्रोल केशव भाई का था और बीजेपी का कंट्रोल दिल्ली के दिमाग में जिन्होंने डाला गया वो थे नरेंद्र मोदी। मतलब मानकर चलिए वही थे। हाँ। और क्या इसमें? देखिए ये जो षड्यंत्र हुआ ना, हमने कहा हम नहीं थे। और जब केशव भाई मुख्यमंत्री ने भाषण किया कि बंगाल में ज्योति बसु 17 साल है तो आप भी अच्छा काम करेंगे, गरीबों का काम करेंगे, ट्राइबल का काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप भी लंबा शासन करेंगे। देखिए खुशी एक होती है केशव भाई के लिए ही पूरी लाइफ हमने मुख्यमंत्री चलाई। तो मौका आएगा तो हम थोड़े बीच में आएंगे। लेकिन बीच में तो आए बघेला साहब, लेकिन नहीं हम थोड़ा उसके 96 के थोड़ा पहले भी चलते हैं। आपकी नरेंद्र मोदी से खटपट कब से शुरू हुई, क्यों हुई? हमारी हुई नहीं, वन साइडेड हुई है। हमारी खटपट कभी नहीं हुई। कैसे? हम खटपट वाले आदमी है नहीं, हम स्टेट पॉलिटिशियन है। गंदा पॉलिटिक्स हमारे ब्लड में नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। जो कहते हैं वो करेंगे और जो नहीं कहेंगे नहीं करेंगे। मतलब जो भी है जहाँ रहेंगे वहाँ लॉयल रहेंगे। थोड़ा हम समझना चाहते हैं, जरा दर्शक भी समझे कुछ, अगर हो जो बहुत जगह हमने पढ़ी है कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री गुजरात की, तो पता चला कि 92 में भी, जब 91 90 में मोदी वो आडवाणी के करीब हो रहे थे, रथ यात्रा के दौरान भी उनका थोड़ा मीडिया में इंटरव्यू, राष्ट्रीय छवि बन रही थी। उस दौरान 92 में भी उन्हें गुजरात से आपने बाहर करवाया, उनका एक बयान है। नहीं था। अडवाणी जी के इंचार्ज प्रमोद महाजन थे। नरेंद्र भाई मोदी मुरली मनोहर जोशी के कन्याकुमारी से कश्मीर वाली यात्रा के उसमें थे, जो बाद में कश्मीर तक गए। हाँ, लेकिन अडवाणी वाली अयोध्या जी वाली यात्रा जी थी, उसमें प्रमोद महाजन थे, ये नहीं थे। और मैं पार्टी का अध्यक्ष था। हमने अडवाणी जी को विदा की थी वहाँ सोमनाथ से। अडवाणी जी ने पार्लियामेंट के लोकसभा के इनर लॉबी में बुलाकर हमको कहा कि मैं ऐसी यात्रा का प्लानिंग कर रहा हूँ, कितने लोग आपको गैदरिंग में पसंद करेंगे, मैंने जो भी आपकी इच्छा है, 1000 2000 10,000 5,000 जो भी है। और बहुत अच्छा टेक ऑफ हमने वहाँ दिया इनको। तो ये मामला जो आपने कहा कि नहीं, अडवाणी जी के साथ प्रमोद महाजन थे, लेकिन रथ पर इनकी भी भूमिका कई जगह तस्वीरों में सब जगह दिखती नहीं थी। अयोध्या वाली में नहीं थी, इतनी भी नहीं थी। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना 91 89 में मैं गांधीनगर से लोकसभा का एमपी था। 91 में जो हुआ, अटल जी ग्वालियर में माधवराव सिंधिया से हार गए। 11th आवर कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया जी को ग्वालियर में कैंडिडेचर किया। तब लोगों ने कहा वर्किंग कमेटी में कि भी अटल जी के लिए सेफ सीट कौन सी अच्छी रहेगी। मैंने कहा कि भी गांधीनगर में आइए, को नो प्रॉब्लम। तो वो गांधीनगर कंटेस्ट किया और मैं गया गोधरा। तब तक कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जो गोधरा में 95 में हम लोकसभा के कैंडिडेट बने, उस समय बीजेपी ने, लोगों ने, यही वीएचपी, यही बजरंग दल, यही आरएस, सबने मिलकर हमको हराने का धंधा किया। मतलब बीजेपी ने, लोगों ने ही बीजेपी को हराने का काम किया। तो ये जो 96 में आप लोकसभा हार की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग, मतलब वहां भी लगता है नरेंद्र मोदी ने किया, उनका ही सबका प्लानिंग था ना। तोगड़िया और डॉक्टर तोगड़िया और वीएचपी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर तोगड़िया, इन सबका प्लानिंग था। तो यही तो जानना चाह रहा हूँ कि मोदी से क्या ऐसा पेच फंसा, जैसे एक स्टेटमेंट कुछ था ही नहीं। मोदी का एक स्टेटमेंट देख रहा था, हमने नहीं कहा। देखिए कॉन्स्पिरेसी, वन साइडेड कॉन्स्पिरेसी हुई। वही क्यों किया वो, जैसे देखिए हम ही बीच में थे। अच्छा, एक सेकंड, उसके बाद बोलिए। एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें मोदी ने कहा, एक किताब में उनका स्टेटमेंट था कि 92 में जो आपने उनको गुजरात से बाहर करवा दिया, उन्होंने कहा मुझे मीडिया में प्रचार मिल रहा था, लोग मुझे जानने लगे थे, इसलिए वाघेला को लगे यहाँ रहा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर करवा दिया गुजरात से। आपने 2-3 बार उनको गुजरात से बाहर करवाया। ये जो हुआ ना, ये सब में वन साइडेड हमारे पर कॉन्स्पिरेसी करके हम निकम्मे है ऐसा प्रूव करने के लिए कोशिश किया। वो कोशिश के बाद जब एक केशव भाई का कब्जा करके हमको डिस्टेंस रखने का ये प्लानिंग हुआ। उसके बाद जो खजुराहो हुआ, भैरों सिंह शेखावत आए, हम वापस आए। वापस आने के बाद फिर सुरेश मेहता को सीएम बनाए।
हमको बनना होता था, वो भी ऑफर थी कि आप बनिएगा, नहीं बनना है। सुरेश मेहता बने, फिर भी वही मामला रहा। और वो चीज़ रहने के बाद हमको लगा कि यही वन साइडेड गड़बड़ है, और गड़बड़ इनकी ओर से थे। इतना ही नहीं, केशु भाई जब अमेरिका जाने वाले थे तब हमको मिलने आए कि मैं जाता हूँ अमेरिका। मैंने कहा केशु भाई आई एम सॉरी, आप वापस आएंगे तो हो सकता है गुजरात के मुख्यमंत्री आप ना हो। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा था बिफोर दिस खजुराहो। तो ये जो चीज़ थी, तब हमने लगा कि सबके पीछे ये जो गड़बड़ है, गड़बड़ में मेन कल्प्रिट जो लीडरशिप होती है, तब जाकर हमने कहा कि केशु भाई मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नरेंद्र भाई गुजरात के बाहर जो जिम्मेदारी आप देंगे होंगे। ये है, इसमें कोई धक्का मारने का और हमारे हाथ में था ही नहीं। हमने कहा मानना ना। अच्छा, एक चीज नहीं, ये जो मैंने कहीं देखा कि एक बार 92 में वो बाहर गए आपके कहने पर, अडवाणी जब फिर बने अध्यक्ष पार्टी के तो फिर 94 में आए और फिर 96 में गए बाहर करवा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं, दो बार गुजरात छोड़ना पड़ा। नहीं, देखिए वो था ही नहीं। वो केशु भाई मुख्यमंत्री थे तब भी वो आउट ऑफ इंडिया थे, आउट ऑफ गुजरात थे। और जब वो गुजरात आते थे तो इनकी कंप्लेन थी कि केशु भाई की पुलिस इनकी CID करती है। ये नरेंद्र भाई की कंप्लेन थी केशु भाई के खिलाफ। और फर्ज कीजिए कि मैंने निकाले 96 जब भी 2096 में, तो बाद में केशु भाई को किसने निकाले? अर्थ के आया धरती कम, केशु भाई तो 2001 में जब केशु भाई लाए धरती कम, क्या अर्थ के केशु भाई ने लाए। इसमें क्या करना होता है? तो केशु भाई को बदनाम किया, और वही कच्चे दिमाग वाली लीडरशिप जो थी RSS की, BJP की, मान लिया कि केशु भाई जिम्मेदार है। कैसे ये अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए पहले मेरा पत्ता काटा और हम चले गए सेल्फ रिस्पेक्ट से। फिर केशु भाई का पत्ता काटा, फिर सुरेश मेहता का पत्ता काटा, फिर काशीराम का पत्ता काटा। जो बीच में आने वाले सीनियर लोग थे सबको धीरे धीरे किक मार कर कढ़ाया, और RSS का लोगों का षड्यंत्र में भागीदारी रही, और इन्होंने इसमें कहा कि आप रहने दीजिए और आप संभाल लीजिए। तो आपका तो किसी ज़माने में नरेंद्र मोदी से अगर इतना अच्छा रिश्ता था कि सुना कि आप जब लोकसभा सदस्य थे तो आपके घर पे भी रहते थे नरेंद्र मोदी, दिल्ली आके रहते थे। और जहाँ वो जो तिब्बत में भगवान शंकर जी के उसमें जब जाना था तो हमने भी रेकमेंड किया था कि आप जाइए। वहाँ खाना रहना कोई वो सवाल नहीं है। हम राजधानी में दिल्ली से वापस आए तो भी साथ में आते थे, कोई दुश्मनी थी नहीं, हमारे मन में कोई पाप नहीं था। लेकिन जब वही पाप होता है, वही कॉन्स्पिरेसी होती है, वहाँ पूरा स्नूपिंग होता है, तो फिर हम भी नो क्या हो रहा है। तो वघेला साहब, ये खाली कुर्सी की लड़ाई तो नहीं थी कि आप भी चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, सवाल ही पैदा मोदी नहीं भी चाहते थे मुख्यमंत्री बनना देर सवेर, कि उनको लगता था जब तक बघेला रहेंगे तब तक हमारा नहीं कुछ होगा। आपको लगता था मोदी यहाँ रह गया तो गड़बड़ होगा, तो आप उनको यहाँ से दिल्ली भिजवाना चाहते थे, वो आपको यहाँ से BJP से बाहर करवाना चाहते थे। हमने संगठन की गड़बड़ न हो इसलिए आउट ऑफ गुजरात कहा था, मुख्यमंत्री वाला मामला नहीं है। देखिए अगेन ऐसे कि मुख्यमंत्री पद के लिए हम राजनीति में आए ही नहीं, जनसंघ में मुख्यमंत्री वाला मामला कुछ रहा ही नहीं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि दिल्ली का जो BJP का शासन है ना, वो गुजरात की राजनीति के ऊपर हमारे कंधों पर खड़ा है, केशु भाई और हमारे कंधे पर। और जॉब सेटिस्फैक्ट हमको उसका संतोष है कि हमने जो काम किया। लेकिन वो जिस ढंग से शासन लिया गया वो आउट अच्छा नहीं रहा। लोगों को मारना काटना, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है वो भारत तोड़ने वाली प्रक्रिया के रिएक्शन में है, और भारत तोड़ने वाले ये लोग हैं। आज की BJP है, आज का दिल्ली का गवर्नमेंट है, पूरी BJP, पूरे RSS। ये बताइए, आप इतने कद्दावर नेता रहे हैं और दशकों तक राजनीति में दबदबा रहा। नरेंद्र मोदी जब कुछ नहीं थे तब गुजरात में आप BJP के अध्यक्ष थे, जब वो कुछ नहीं थे तब राज्यसभा 84 में वघेला साहब राज्यसभा सदस्य बने BJP के, तब BJP सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव जीती थी, एक आंध्र की 1 सीट और एक गुजरात में मेहसाना। सही बोल रहा हूँ? 2 सीट जब BJP की थी तो एक गुजरात की थी, और उसी समय राज्यसभा सदस्य रहे। उसके बाद लगातार लोकसभा, बाद में हम बाकी जब कांग्रेस में आए वो आगे बात करेंगे। तो इतने कद्दावर नेता आप रहे, और आपके शिष्य की तरह रहे, मोदी रहे या नहीं रहे, लेकिन हैसियत के तौर पर। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, नरेंद्र मोदी की क्या खास बात है कि मोदी गुजरात में रहे तब दबदबे के साथ रहे, 127 सीटें तक आ गई, अब दिल्ली में हैं तो देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, फिर एक बार लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही गुजरात में वोट मांगे जा रहे हैं, और BJP आई तो मोदी की वजह से ही आएगी। तो कुछ तो बात होगी। ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, 84 का जो जिक्र किया आपने, तो वो तो इंदिरा गांधी जी का जो मर्डर हुआ ना, उसके रिएक्शन पूरे देश में सब पार्टी,
और ये भी अटल जी को पत्थर लगा। एक पब्लिक मीटिंग बैसाना में वो कर लौट रहे थे, मैं साथ में ही था, तब जाकर सहानुभूति में 10,000 वोट की मार्जिन से डॉक्टर ए के पटेल बीजेपी के जीते। इसके बाद जो बीजेपी का रवैया आगे बढ़ा, इसमें अटल जी, अडवाणी जी जो 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 पूरा कंट्रोल रहा इनका, दोनों अच्छे मतलब पार्टी के ह्यूमन टच वाले थे। लेकिन जब आरएसएस के लोगों को लगा अटल जी आरएसएस के कंट्रोल में नहीं थे, और एम्बिशन जो होती है ना, जैसे कार्यकर्ता, हम संघ कार्यालय में बैठते थे तो कार्यकर्ता हमको नमस्ते करते, नमस्ते, इनको नमस्ते नहीं करते थे, तो बुला कर कहते कि इधर आओ, तुमने क्यों नमस्ते नहीं किए। विच काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस। ये जो था ना, ये हमारा जो प्लस पॉइंट था ना, वो हमारा माइनस पॉइंट हो गया। ये होंगे तो हमारी एम्बिशन पूरी नहीं होगी, इनको हटाओ पहले यहाँ से, और हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, इनको बस लगाओ, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर घा लगाओ। तो हमारा डीएनए तो गड़बड़ वाला है, हम कभी राजनीति में ऐसे झुककर तो नहीं करेंगे, कुछ चाहिए ही नहीं। उनकी क्या खासियत है कि वो गुजरात लगातार जीतते रहे? ऐसे कहाँ जीतने का सवाल है, उस समय तो हमने बीजेपी तोड़ी, माहौल बनाया गया रिएक्शन में, बाकी हिंदू मुसलमान में, पुलवामा, अक्षरधाम, कौन सा क्या हो गया, कौन सा आसमान गिर गया यहाँ? इसके अलावा एक तो बताइए, सिवाय रिलीजन, सिवाय गुजरात के लोगों को तोड़कर इनके दिमाग में फंसाया गया, हम हैं तो आप बचेंगे। और दूसरा जो संघ की आइडियोलॉजी है ना, खुद के लिए नहीं होती है, अब खुद के लिए ही है, सत्ता साध्य हो गई। जैसे वोट फॉर मोदी, तो वेरी जोर आइडियोलॉजी। आप है कौन लोग, कोई किस लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? आरएसएस वालों ने जो गद्दारी की, ऐसा मैं लफ्ज़ करूँगा, इन्होंने सिखाया और किया उल्टा। व्यक्ति भक्ति नहीं सिखाई, व्यक्ति भक्ति अभी भी हो रही है, अभी भी व्यक्ति भक्ति हो रही है, अभी भी 5 स्टार कल्चर हो गया पूरा आरएसएस में। सब प्रचारक मतलब सबकी स्नूपिंग हो रही है, और सब बिल्कुल डब्बे में घुस रहे हैं। अच्छा। ये जो है ना, राजनीति में ऐसा नहीं होना। अच्छा, थोड़ा ये तो बताइए, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो बाहर से आया हूँ, गुजरात ऐसे 2 बार आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मान लीजिए लेमैन। आप तो बताइए कि आखिर मोदी का जादू इतना सिर चढ़ के क्यों बोल रहा है? क्या खास, मोदी की 3 खास बात बताइए जिसकी वजह से बार बार जीत जा रहे हैं देश में और प्रदेश में। आप कोलगेट इस्तेमाल करते हैं सुबह में, या बाबा रामदेव का दर्द? मैं तो कोलगेट भी नहीं, मैं कोई और पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, शायद मुझे अभी याद भी नहीं है। 90% लोग कोलगेट ही होगा एडवर्टाइजमेंट में, ऐड, इससे कोई सफ़ेद नहीं होते। हमारी जो थोड़ी शाम बहनें होती है सांवली, वो क्रीम फेयर एंड लवली लगा दे, फोन फेयर हुआ। ये मार्केटिंग का कमाल, और रिलायंस और अदानी के रुपये ले लेकर मार्केटिंग अनप्रोडक्टिव, करोड़ों रुपये, करोड़ों मतलब करोड़ों का हिसाब नहीं है, करोड़ों रुपये का मार्केटिंग, पब्लिक मतलब ऐड जो है टीवी में, ऐड प्रेस में, ये इन्हें लोगों को दिमाग में, जैसे शाहरुख खान को आप मिलेंगे तो आपको बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगेगा, एक्ट देखेगा, हाँ शाहरुख खान, ये मार्केटिंग, ये मेकअप। तो मेकअप और मार्केटिंग ने मतदारों को बेवकूफ़ बनाया, और लोग बने क्योंकि लोग देखते हैं कि भाई मार्केटिंग, अच्छा वाह शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, वकीला साहब। लेकिन ये कह के आप थोड़ा अंडर एस्टिमेट करें, लोग दीवाने मोदी लोग कहते हैं। मार्केटिंग, और सामने देखिए 37% लोकसभा में वोट मिल गया पूरे देश में, कई राज्य में 50-50, 60-60% हो सकता है। कांग्रेस को कितने मिले थे, रिकॉर्ड मिले थे इंदिरा जी को सेक्रीफाइस करके। ये तो होता रहता है। देखिए वोट कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ये तो हिटलर तो पूरे देश में कहाँ पहुँच गया था, अभी पुतिन कहाँ पहुँच रहा है, ये अलग चीज़ है। देखिए पावर मेक अप एंड वे गो। आप आते हैं किस लेवल पर, कौन से वैल्यूज़ के साथ आप आते हैं, आपके ध्यान में आपका पावर है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि आरएसएस आइडियोलॉजी के लिए देश पहले नहीं है। सिखाया जाता है कि देश पहले, पार्टी तो नेशन फर्स्ट बोलते हैं। हाँ, लेकिन नेशन फर्स्ट नहीं है। मैं पुराना आरएसएस का स्वयंसेवक कहता हूँ कि नेशन फर्स्ट नहीं है। इनके लिए फर्स्ट आरएसएस का आदेश फर्स्ट है। वो आदेश एंटी बीजेपी है, एंटी नेशन है, तो एंटी नेशन आदेश आरएसएस ने कहा ये करना है। ये तो ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ढीली है, वही लोग साष्टांग दंडवत करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए मानते हैं। वरना रिजर्व बैंक की नोटबंदी का मामला हो या कुछ भी मामला हो, या स्ट्राइक वाला मामला हो जो है, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे नहीं होती है। क्राउडिंग करके जम्मू एरिया में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। मैं तो रहा हूँ आर्मी के साथ। तो ये जो मामला मार्केटिंग का रहा, मार्केटिंग लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये पूरा का पूरा आज भी वही चल रहा है।
चलिए, अब हालांकि आप मार्केटिंग करते हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनकी दीवानगी है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, और वो वजह ऐसी है कि उनके लिए महंगाई, आटा दाल, बेरोजगारी वो भी मायने नहीं रखती। आपको पता ही होगा कि जो दीवाने हैं उनके लिए ये मुद्दे ही नहीं है। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूंगा कि जो आइडियोलॉजी कहते हैं, राइट आइडियोलॉजी, हाँ व्हाट यू मीन बाय राइट आइडियोलॉजी एंड लेफ्ट आइडियोलॉजी। हाँ राइट आइडियोलॉजी में मंदिर होता है, आपका पेट नहीं होता, राम रोटी नहीं होती है, राम मंदिर होता है, सरदार साहब का स्टैच्यू होता है। लेकिन जो लोग भूखे मरते हैं, जो जिनकी शिक्षा का अभाव है, दवाखाना का दवाई का अभाव है, इनकी पूर्ति नहीं करनी है। बेकारी है बच्चे की, ये जो है ना, ये 370 पहले भी 370 थी तो क्या हो गया, नहीं हो तो क्या हो गया। राम मंदिर नहीं था तो क्या फ़र्क पड़ा, है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। स्टैच्यू नहीं था तो क्या फ़र्क पड़ा, है तो क्या फ़र्क पड़ता है। महात्मा मंदिर नहीं था तो क्या फ़र्क। ये जो चीज़ है ना, जिसमें हैव्स नॉट क्लास मर गया, मिडिल क्लास देश में ख़त्म हो गया, और मिडिल क्लास को ख़त्म करने वाले ये लोग रहे। कोरोना में लोग मर गए, इनकी कोई चिंता नहीं किया, एक इंजेक्शन की चिंता बाद में, इसका भी मार्केटिंग, लोगों को उल्लू बेवकूफ़ बनाने का धंधा इन्होंने ऑफिशियली किया है मार्केटिंग के माध्यम से। आप बताइए कौन सा कोरोना में कौन सी दवाई कहाँ लाए, कौन सा इंजेक्शन, क्या हुआ। तो ये भी वो कह सकते हैं ना भाई, उनकी मार्केटिंग है, उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, देखिए, दूसरी पार्टी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। इसमें मैं सहमत हूँ कि जो दिखेगा वो बिकेगा। हाँ। तो ये जो इसमें कांग्रेस कंपैरेटिवली मार्केटिंग कम है, और बीजेपी के सामने तो वो ऑन प्रिंसिपल नहीं मानते भी, ये गलत रास्ते पर ये लोग हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है वो करते हैं। लेकिन जितना करना चाहिए बीजेपी को देखकर, इतना नहीं हो रहा है। अब जरा कांग्रेस पर आते हैं, चूंकि कांग्रेस का जिक्र आपने किया। आप कांग्रेस में सीधे तौर पर अभी नहीं हैं, हालांकि आप कांग्रेस में नेता विपक्ष रहे, कांग्रेस में रहते हुए यूपीए 1 में आप केंद्र की सरकार में आप मंत्री भी रहे, कांग्रेस छोड़े भी, आपने अलग पार्टी भी बनाई। अभी आपका बेटा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, बीच में आपके पुत्र भी चले गए थे कुछ दिनों के लिए बीजेपी में, 18 में शायद हैं, जीते वो कांग्रेस के टिकट पर चले गए बीजेपी में, और फिर उसके बाद बीजेपी से बाहर हो गए, कुछ ही महीने में मोह भंग हो गया, और आप अभी कांग्रेस के लिए प्रचार करें। तो आपका भी नहीं लगता है पॉलिटिकली पिछले 20-25 सालों में बड़ा फ्लिप फ्लॉप है? देखिए, ये बीजेपी में मैं ऑफिशियली कहता था कि मेरा परिवार खड़ा हो और पार्टी है, तो मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, परिवार को छोड़ूंगा, परिवार को मैं लेट गो करूंगा, और आई डिड इट, दिस ऑन रिकॉर्ड, आई डिड इट। पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, वही अगेन थे सेल्फ रिस्पेक्ट। ये आदमी मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? किसको पार्टी छोड़नी पड़ी, किसकी बात? नहीं, मैंने जो बीजेपी छोड़ी, ओके, तो जो मैं कहता था कि मैं परिवार को छोड़ूंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, ये कहने वाला आदमी जिसने पूरी जुबानी डाल दी बीजेपी के लिए, उसने क्यों बीजेपी छोड़ी, या क्यों छोड़नी पड़ी, या क्यों निकाला इनको। ये फिर दूसरा, जो दोनों पार्टी को मैं जानता हूँ, बीजेपी को मैं जानता हूँ ना, शायद हिंदुस्तानी दुनिया में कोई नहीं जानता है जितना मैं जानता हूँ, सब कोई बिल्कुल टॉप टू बॉटम। कांग्रेस को भी मैं जानता हूँ। दोनों पार्टी को जानने के बाद मैं जो आइडियोलॉजिकल मामला है, उसमें बीजेपी इस देश के भले के लिए आज की लीडरशिप के हाथ में सलामत नहीं है। आज की लीडरशिप में अगेन ऐसे बोनी लीडरशिप है, बिलो स्टैंडर्ड, पार्टी पार्टी पार्टी, पब्लिक नहीं, पार्टी वर्कर नहीं, खुद पार्टी खुद। ये जो है ना, ये बीजेपी घातक है। ये बीजेपी लोगों का रक्षक नहीं, भक्षक बन रही है। ये बीजेपी बेकारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, करप्शन बढ़ा रही है। कोई मतलब ऐसी बीजेपी को मेहरबानी करके वोट न दीजिए। जैसे भी कांग्रेस है वो ओपन पार्टी है, जैसे भी कांग्रेस है गांधी सरदार की पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो लोग समझेंगे कि कांग्रेस में गड़बड़ नहीं है। और देखिए, बिकाऊ मटीरियल तो सब जगह होता है। यदि हमारी बहन कोई नहीं, आप इतना कह रहे कांग्रेस गांधी सरदार की पार्टी, आप खुद ही कांग्रेस छोड़ के गए, तो फिर क्यों, आपने क्यों छोड़ा? देखिए, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है कहीं न कहीं। पार्टी में आप पार्टी को लॉयल रहिए, जिस पार्टी में है वहाँ। मैं बीजेपी में था तो बीजेपी के लोग लॉयल नहीं रहे, हमको गोधरा में से हराए बीजेपी ने लोगों ने। हिस्ट्री रिपीट्स, मैं गोधरा में फिर कांग्रेस का कैंडिडेट था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस के लोगों ने हमको हराए। और मेन लोग जो मेन पोजीशन पर होते हुए, दोनों पार्टी का कब्जा जिनके हाथ में है, मेन स्टीयरिंग, ये जब आपस में दोस्ती होगी तब पार्टियों का, कार्यकर्ताओं का उसमें इंसल्ट होगा। यहाँ मतलब ये ऑन रिकॉर्ड आई से कि हमने कांग्रेस छोड़ने की वजह कि जब इनको बीजेपी को हटाना ही नहीं था, ये अंडरस्टैंडिंग था।
अगर कांग्रेस का बहुमत आता तो हमको मुख्यमंत्री बनाना इनके लिए कंपल्सन था। वाकई मैंने ना कहा था कि आप जिसका नाम कहेंगे उसको मैं प्रपोज करूंगा, मैंने मुख्यमंत्री नहीं बनना, बीजेपी को हटाओ। लेकिन नहीं, इनका होगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तो बीजेपी को होती ना, तो कांग्रेस को क्यों तकलीफ होती? हमको रिकॉर्ड पर कहा गया कि हमको सरकार नहीं बनाना है, ऐसा रिकॉर्ड पर कहा गया है। जो एमएलए गए गुजरात में वो निकाले गए, दिल्ली हाईकमान की ओर से कहा गया जाओ बीजेपी में जाना है। तो ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग कि पहले 2 एमएलए थे, हकूबा जामनगर वाला, एक राघव जी करके, दोनों गए। मैंने कहा रोको अहमद भाई, नहीं रोका, जाने दीजिए। दूसरे तो अमूल का चेयरमैन था और दूसरा एक गोधरा वाला एमएलए था। मैंने कहा अहमद भाई रोकिए, इनके जाने दीजिए। यानी कि जानबूझकर कांग्रेस के एमएलए को धक्का मारकर बीजेपी की ओर भगाए गए हैं। अच्छा, तो अहमद पटेल तो अब है नहीं, वो नहीं है, अलग बात है, लेकिन इन्होंने कहा जाने दीजिए, मत रोकिए। अब नहीं रोकना तो सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि सरकार बनानी नहीं थी। और मैच फिक्सिंग का एक गंदा एग्जाम्पल, राजीव टोपनो करके आईएएस ऑफिसर। देखिए, एक पार्टी का कोई चेयरमैन होता है ना, बोर्ड कॉर्पोरेशन का, वो भी अपना प्यून भी बदल देता है। एक ही पार्टी का होगा तो भी नहीं रखेगा। राजीव टोपनो दूसरी यूपीए 2 सरकार में पीएमओ में लाया गया। ये वो कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर भरूच और बाद में बड़ौदा में थे। अहमद भाई के बहुत नज़दीक वाला था ऑफिसर, वो लाया गया। तो 14 में सरकार जाने के बाद वही टोपनो पीएम का पीएस बनता है। हाउ इट इज पॉसिबल? विच काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इट इज? क्या किसी को ये मालूम नहीं पड़ता? पूरी की पूरी पीएमओ की दुनिया 2014 से 14 तक पूरी कैबिनेट की दुनिया बीजेपी में जाती थी। भेजने वाला ये था। ये मतलब ऑफिसर जो इंचार्ज होते वही वो। तो ये जो ये आपने देखा होगा कि ये अधिकारी, दूसरा सीबीआई का डायरेक्टर कुलदीप शर्मा बनता, किसी को कुछ करना ही नहीं था, नहीं होने दिया। फिर जो बाकी तो बहुत बातें हैं, मैं नहीं कहना चाहता। अब हम वापस चुनाव पर लौटते हैं जरा, कि अब चूंकि चुनाव है 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात में? लोग दिल्ली से तो ऐसा आकलन है कि बीजेपी की वापसी हो रही है सत्ता में। हो रही तो यहाँ क्यों चीप बन रहे, इतने छोटे क्यों बन रहे? देश का प्रधानमंत्री पद का डिवैल्यूएशन क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को बिल्कुल कुर्सियाँ खाली है? क्यों रेलवे की हरी झंडी के लिए आना पड़ता है? क्यों गुजरात में हेलीकॉप्टर, प्लेन, पूरी देश की बीजेपी, पूरा देश का संघ परिवार, पूरी देश का यहाँ हेडक्वार्टर 15-20 दिन से बन गया है। तो आपने 27 साल तक सेवा की है, लोग आपके लिए पागल है, तो फिर वोट देंगे ना। क्यों आप बिल्कुल ऐसा गागली में आ गए हैं? तो ये जो है ना, आज बीजेपी लोगों के दिलो दिमाग में से उतर गई है। हिंदू मुसलमान नशा अभी नहीं चढ़ता है, लोग समझेंगे तो हमको बेवकूफ़ बनाने की बात है। ये बीजेपी आज इतना रिपोर्ट आईबी का 80 से आउट ऑफ 182 असेंबली सीट्स, इससे अप नहीं होता है। तो आपके हिसाब से 80 सीट मिलेगी? 80 तक इनका रिपोर्ट है, 80 तक। 80 से आगे नहीं बढ़ती है बीजेपी। इतना लोग कार्यकर्ता लगते हैं तो लोगों को मतलब नफरत हो गई है, इनका चेहरा देखकर नफरत हो गई है। ये टीवी लोग बंद कर देते हैं अभी कि क्या है। और इतना ओवरडोज। अरे बीजेपी वाले तो कहते हैं मोदी जी से इतनी मोहब्बत है कि उन्हीं के नाम पर एमसीडी से लेकर हैदराबाद नगर निगम और हिमाचल से लेकर गुजरात तक हर जगह वोट मिल रहे हैं। और वो तो उनका चुनाव लड़ने का तरीका है, जिसमें वो नगर निगम के चुनाव प्रचार में भी कूदते हैं। खुद अमित शाह प्रचार करते हैं, जेपी नड्डा प्रचार करते हैं। इसका मतलब कि इनके लिए शासन नहीं है, इनके लिए राज्य सत्ता है। इनके लिए म्यूनसिपैलिटी पहली है, पब्लिक का हेल्थ देखना पहला नहीं है। इनके लिए कमल यहाँ रखना पहला है, देश का राष्ट्रध्वज रखना पहला नहीं है। इनके लिए पार्टी पहली है, पार्टी से पहले वो खुद है। और ये संघ की जो आइडियोलॉजी है कि आप व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, ये व्यक्ति हो रही है, संघ वाले ही कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो है ना, ये होता तो यहाँ क्यों क्या ज़रूरत है आपकी? एक अपील लाल बहादुर शास्त्री जी की एक अपील थी कि मिस मंडे मील में लोग सोमवार को खाना छोड़ देते थे। प्रधानमंत्री की अपील थी, तो प्रधानमंत्री कहाँ अपील, कितनी अपील करेंगे? हर जिले में अपील करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूशन में अपील करेंगे, वोट दो। तो क्या किया 27 साल तक? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया? अच्छे दिन आएंगे, विकास, कौन सा विकास हुआ? महंगाई का हुआ, बेकारी का हुआ, करप्शन का हुआ। पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, करप्ट कैबिनेट। और कोई कार्यकर्ता में करोड़रज्जु है नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसे साले सब ऐसे हो गए, आवाज़ नहीं निकालते। विच काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? मैं कांग्रेस या बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन आई एम डेमोक्रेट। मैं लोकशाही का सेवक हूँ, इसके लिए लड़ूंगा, आखिरी जी तक इसके पीछे लड़ेंगे। और ये देश को, बीजेपी का शासन देश को डेमोक्रेसी के ख़त्म करेगा। और अपनी भक्ति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एंटी ह्यूमन लोग हैं,
मानवता विरोधी है, इनको मानवता से संबंध नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को पूरा करने में भी इनको शर्म नहीं है, कांग्रेस को तोड़ने में भी शर्म नहीं है, बीजेपी को तोड़ने में भी शर्म नहीं है। इनका व्यक्तिगत दोस्त होगा, इनको पूरा करना है, उसमें भी इनको कोई शर्म नहीं है। ये आप मोदी को इतना जानते हैं, अमित शाह को भी जानते होंगे करीब से 80-90 के दशक में, जब वो छोटे कार्यकर्ता थे या मोदी से उनकी मुलाकातें हुई थी। गुड वर्कर, अच्छे थे। मैंने 95 में इनको सरखेज कॉन्स्टिट्यूशन में कैंडिडेट बनाए थे। तो इन्होंने कहा कि मैं कैसे जीतूंगा। हमने कहा फॉर्म भरिए, वो हो जाएगा, मामला जीत जाएंगे। और मैं अध्यक्ष था, तो मेरे साथ 6 महीना तक इन्होंने काम भी किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि ठीक है, दूसरा काम करो। इसे अमित शाह को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनको तो इनको जी कहना है, इनको वाई ऐसा नहीं कहना है, ऑर्डर हुक्म, ये जो मोदी के सामने नेचुरली वही मालिक वही है। तो मोदी और शाह की केमिस्ट्री की खास बात क्या है? दोनों एकदम एक दूसरे के लिए दो जिस्म एक जान की तरह जो कॉम्बिनेशन। नॉट शाह, हाँ, जितने भी है, मैं जरा गडकरी को साइड में रखूंगा, लेकिन सब में राजनाथ जी सब आ गए इसमें। जो जी ये करना है, जी ये करो, जी ये करो, वाई कहना ही नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना है ना। नहीं, वो दूसरी चीज़ हो गई, वो आप साइकोफेंसी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उन दोनों के कॉम्बिनेशन में की क्या वजह है कि लोग कहते हैं ना देश को दो गुजराती चला रहे हैं। वो कहते हैं अगर सियासत की बात करें तो अमित शाह इनके यहाँ ईडी भेज दो जी, सीबीआई के रेड लगा दो जी, आईटी लगा दो जी, एम्बेसडर हटाओ जी, राज्यसभा में इसको भेजो जी, इसको ये गवर्नर बनाओ जी। अब ये जो मामला है ना, तो वो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, इनका ऑर्डर और इनको जो हुक्म राजस्थान में कहते हैं, हुक्म मतलब भी ऑर्डर, वो जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी अमित शाह है, और पूरी दुनिया इनके हाथ में है। और वो इनके मतलब इनके अमित शाह के हाथ में, और वो पूरा भरोसा है नरेंद्र भाई को, अमित भाई जो भी करेंगे वो मैं कहूँगा वही लाइन पर करेंगे, आधा इंच भी इधर से उधर नहीं होगा। अगर ये हुआ तो फिर अमित शाह नहीं होंगे। तो आप दोनों को इतना करीब से जानते हो ना, तो इसकी वजह क्या है? इतना भरोसा उन्हीं दोनों में बना रह गया इतने सालों तक, 25-30 सालों तक। तो क्या है ऐसा डेडली भीतर कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है? ये जो मैंने कहा ना, जब आपकी दोस्ती अगर इक्वल लेवल की है तो मैं समझता हूँ, लेकिन वन साइडेड है, जी वाली, ये जी वाली बायोकेमिस्ट्री है। एक करो जी, एक जी कल करूँगा, क्यों करवाना है, नहीं, नॉट लाइक देयर। तब जाकर आदमी को भरोसा टूटेगा कि क्यों पूछता है, लेकिन रिजल्ट भी मिलता है। आई वॉन्ट दिस वन, ओके सर प्लीज़, अच्छा लगेगा। और ये केमिस्ट्री फिट हो गई, और अमित शाह ने 100% रिजल्ट दिया। वहाँ तक कि इनकी प्राइवेट लाइफ को भी अमित शाह शेयर करते थे, और प्राइवेट लाइफ में भी कोई गड़बड़ न हो उसकी पूरी चिंता अमित शाह करते थे। इतना रिलेशन दोनों का रहा। तो अमित शाह, ऐसा तो नहीं कि अमित शाह मोदी के बहुत हमराज हैं, दोनों एक दूसरे के हमराज हैं, इसलिए भी एक ही राज है क्या? जो राज मतलब अमित शाह के हाथ में है, लेकिन वो वन मैन शो है। अमित शाह तो आज है, कल दूसरा कोई अमित शाह होगा। अमित शाह रिजल्ट देता है तो ठीक है, नहीं देगा तो दूसरा अमित शाह आएगा। लेकिन रिजल्ट तो दे रहे हैं अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष रहे तो नहीं है तो दूसरे की क्या जरूरत है? फिर जब तक रिजल्ट देगा, अभी भी देगा, दे रहा है, नो प्रॉब्लम। तो जब तक रिजल्ट देगा तो अमित शाह, नहीं होगा दूसरा अमित शाह आएगा। आपको लगता है कि जिस ढंग से बीजेपी का उठान हुआ, 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में सरकारें हैं, ठीक है, आप बीजेपी पर इतना बोलते रहते हैं, लगातार लोग इंटरव्यू भी करते हैं, आप तमाम बातें सांप्रदायिक है, ये है, गोधरा, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन उठान बीजेपी का है। कांग्रेस की जो स्थिति है आपको नहीं हुआ, कहाँ हुआ? यूपी हिंदू मुसलमान, राजस्थान में हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, जम्मू कश्मीर में हार गए, बिहार में हार गए, हाँ, तमिलनाडु में हार गए, केरला में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए। नहीं, केरला तमिलनाडु में तो ऐसे भी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मतलब है नहीं, हवा खड़ा किया हुआ है ये बीजेपी का हवा। और लोकसभा में तो आपके गुजरात में सारी सीटें बीजेपी की है। हो सकता है, इसमें क्या है, हो सकता है अगली बार पता नहीं फिर हो जाए। राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट, इनको हिंदू मुसलमान में लोगों को हिंदू बनाया गया, और हिंदू बन गए लोग। बनने के बाद आज क्वेश्चन करते हैं भी मेरा लड़का हिंदू भी है लेकिन बेकार है, मेरी माँ बीमार है लेकिन हिंदू है, लेकिन दवाई महंगी है, डॉक्टर है नहीं। ये आज लोग रियलाइज़ करते हैं अभी। और कोरोना के बाद तो खास, कोरोना के बाद में जो लोग मर गए ना अपने परिवार के, घंटी बजाकर, थाली बजाकर, लोगों ने कहा बेवकूफ़ थे, थाली बजा, ये किया, वो रियलाइज़ करते। और रियलाइजेशन में होता है कि बीजेपी से इतनी ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि लोग दुखी है। नहीं, बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं लोग। अगर पसंद करते होते तो इनके लोगों को क्यों लाने की ज़रूरत है?
क्यों पूरे देश के लोग यहाँ डालते, पूरा दुनिया भर का क्यों इतने पैसे खर्चा करने, क्यों झंडे लगाने, करोड़ों रुपये, करोड़ ऑफ रुपीज़ हेलीकॉप्टर में, भाषणों में, ये और एक मंडप जो बनाता है पब्लिक मीटिंग में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का बजट आता होगा। एक आपको भी जाने का टाइम है चुनाव प्रचार में, जी। एक दो सवाल कि जैसे कांग्रेस के लिए पिछले चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली, लेकिन राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे, सोमनाथ मंदिर से लेकर तमाम जगह। इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, हालांकि यहाँ सभाएं उनकी 1-2 हुई, तो कांग्रेस के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं उस तरह से लड़ती नहीं दिख रही है कांग्रेस जैसे पिछले चुनाव में थी। देखिए, हर इंडिविजुअल जो होता है ना, इसका एक अपना उसूल होता है। इंदिरा जी थी, लड़ाकू थी। राहुल गांधी जो है ना, मैं इनको स्टेट्समैन कहता हूँ। रियली मतलब ह्यूमन टच के साथ भी भारत जोड़ो में लगे हैं। हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में है, होते रहेंगे। और यहाँ जो मंदिर गए तो वो नहीं जाते थे, यहाँ पार्टी के लोग ले जाते थे। चलिए उमिया माता में, चलिए सोमनाथ में, तो ठीक है भाई, आपको ठीक लगता है ले जाओ, खुद का कोई चॉइस नहीं होता है। और राहुल गांधी का दिल तब टूटा होगा, इस माय एजम्पशन है, कि जब ज्योतिर्मय सिंधिया चले गए, यहाँ भी 20-25 MLA चले गए, कई राज्यों में भी लोग, आसाम वाला भी बहुत लोग चले गए। इसमें हो सकता है कारण इधर वो पार्टी भी हो सकती है, सामने वाला भी हो सकता है, लेकिन इनको लगा कि MLA होगा तो टूट कर जाएगा ना, आई डोंट वांट MLA। लेकिन राजनीति में तो पावर तो चाहिए, शासन तो चाहिए, और इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा उसका एक भाग भी है, इनको भी पता है। लेकिन ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा, वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जब इतना आप तारीफ कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। तो अब बेटा आपका चुनाव लड़ रहा है, आप भी सीधे फिर से कांग्रेस में क्यों नहीं चले जाते? देखिए, ये आई हैव माय रिजर्वेशन, और हो सकता है कांग्रेस को भी अपनी रिजर्वेशन हो, तब बैठेंगे, बात करेंगे, रास्ता निकलेगा, ठीक है, नहीं तो हमारी राजनीति चलती रहेगी। जिनको कुछ ज़रूरत है ही नहीं, जैसे आई टोल्ड भी आई एम नॉट इन BJP और कांग्रेस, तो आई एम अ डेमोक्रेट, और दुनिया में जाने आने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और करते रहेंगे। गांधी जी थे तो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, जैसे जेपी थे, वो भी पॉलिटिशियन नहीं थे, कई लोग पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन हम भी पॉलिटिशियन है, इसमें हमारे तो ब्लड में है राजनीति। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि आपके हिसाब से बीजेपी को 80 सीटें या 80 के आसपास मिलेगी, आपके हिसाब से बहुत सारे लोग क्लियर कट मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन आपकी एक राय है। अब बात आती है कि अगर मान लो 8 तारीख को 8 दिसंबर के नतीजे आए, फिर से बीजेपी आगे, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर उसमें क्या, कौन सी दुनिया, सूरज पश्चिम में उगेगा? नहीं, पश्चिम में नहीं होगा। क्या होगा? मैं कह रहा हूँ जो आप बार-बार हम बात करेंगे क्या? नहीं, आप कह रहे हो ना हिंदू मुसलमान की राजनीति करके बीजेपी गेन करती है। 2024 का भी फिर चुनाव है, 2 चुनाव मोदी जीत चुके हैं, 303 सीट है अभी। नहीं, तो इसका तोड़ क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके बाद अब कहा हिंदू मुसलमान नहीं है, अभी भी 370 कहते हैं, अभी भी कांग्रेस में, अभी भी हिंदू मुसलमान चल रहा है, अभी भी कांग्रेस 25 साल से आप यहाँ है, अभी कहाँ कांग्रेस है? नेहरू जी, अरे कहाँ नेहरू जी, इंदिरा जी कहाँ, इंदिरा जी? मतलब ये जो तुक है ना इनका, कुछ भी हो तो कांग्रेस, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, और इनको शर्म भी नहीं आती है। जिम्मेदार वो है, फिर कांग्रेस का नाम देते हैं, जिम्मेदार वो है। मैं अगुवाई की जिम्मेदारी इनकी है, और बेच दिया देश, इनकी जिम्मेदारी इनकी है। बेकार लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी, लोग सुसाइड करते हैं, किसान एजिटेशन, जिम्मेदारी इनकी है कांग्रेस। तो ये यहाँ गुजरात में भी हिंदू मुसलमान ही हो रहा है, हर जगह हिंदू मुसलमान की बात आएगी भाषण में, और ये भाषण में यही हो रहा है। और फर्ज कीजिए मेजोरिटी आती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 27 और 32 साल बैठेंगे, मैं कौन से उसमें हमारे पेट में रोटी देते थे, ठीक वो ले देंगे। देखिए, पावर मे कम एंड मे गो, लेकिन गंदे लोगों के हाथ में, करप्ट लोगों के हाथ में, छोटे लोगों के हाथ में देश का और पब्लिक का हित होगा। वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिलो स्टैंडर्ड लोग हैं, इनके हाथ में शासन नहीं रहना चाहिए, लोग मरेंगे। इसलिए मैं लोगों को अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके बीजेपी को हटाइए, परिवर्तन करिए, कांग्रेस लाइए, 5 साल के बाद ठीक नहीं कांग्रेस को निकालिए, लेकिन इनसे बचिए। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, सही बोलना जानती पब्लिक इनके लिए कोई है ही नहीं, वो पहले है बाद में पब्लिक है। इसका एग्जाम्पल अभी घर घर आपके भीख मांगते हैं, क्यों मांगते हैं आप, क्यों आपके पास आते हैं? इतना प्रेम होता तो आप खुद जाकर वोट दीजिए ना। इसलिए आपका मैं डिफर होता हूँ कि बीजेपी का शासन गुजरात में मैं 22 में नहीं देखता हूँ। अच्छा, मान लो कि आप इतना बोलते हो मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ लगातार यहाँ बैठ के, और इतने बड़े महल में वघेला साहब आप रहते हैं, और आप जानते हैं CBI ED सब, आपने खुद अभी कहा अमित शाह यस, CBI ED सब का इस्तेमाल ये लोग कर, तो आपके घर भी तो कभी ED और CBI और इनकम टैक्स आ सकता है, आया है कि नहीं? CBI आए थे। हाँ, मैं बीजेपी में था, हाँ, तब भाषण में कहता था, हाँ, कि आधी रात को हमारी पथारी चेक करिए, हाँ, रेड करिए हमारे घर में। हाँ,
मतलब कांग्रेस का शासन, हम कांग्रेस में थे तब बीजेपी को भी कहते थे कि आइए आधी रात को हमारे। देखिए, आपका नाक दबाए तो पब्लिक लाइफ में रहना नहीं है, आपका मुंह खुलेगा तो धंधा मत करिएगा। हु इन्वाइटेड टू ज्वाइन पब्लिक लाइफ? तो सीबीआई आइए, ईडी आइए, जिसको आना है आइए, हमको किसी से कुछ छिपाना नहीं है। अगर छिपाना नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास जिंदे है, करे, कुछ भी करना है तो करे। नहीं तो सीबीआई अलग है, लेकिन ईडी और इनकम टैक्स आ गए, इतने बड़े महल में आप रहते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड है सब, प्राइवेट थोड़ा है। जब इलेक्शन में कैंडिडेट होते हैं तब लिखते हैं हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी जो है, मेरे तो गांव नज़दीक है, फार्मर, मैं मिडिल क्लास फैमिली का फार्मर हूँ। और ये तो बिल्कुल मैंने 25 साल पहले लिया था, शासन में नहीं था तब लिया था। आप 82 के हैं, उठिए जरा, आपको मैं सम्मान के साथ। जी उम्र में मेरी 56 है, आप 82 हैं, तो कितना हो गया? 56 4 60, और उसके बाद 24-26 साल मुझसे बड़े हैं जी। यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ जिम का भी रखा हुआ है, ये सब भी करते हैं आप? देखिए, ये जो है ना, हमारी मनीबेन पटेल थी, हाँ, वो सरदार साहब की सुपुत्री जी, सरदार वल्लभ भाई जी, वो साबरकाठा में बाई इलेक्शन में खड़ी थी। हाँ, राज्यसभा में भी रही, लोकसभा में। हाँ। लेकिन वो जब इनको एक स्टेज था, स्टेज तो उस समय ऐसा ही बनता था, नीचे उतरती थी तो मैंने कहा, इनका हाथ पकड़ा तो मनी बहन आप गिर जाएगी, छोड़ दे। क्यों नहीं? तब से हमको लगा कि मनी बहन इतनी उम्र में भी कहते हैं मेरा हाथ छोड़ दो, तो तब से मैंने सोचा कि हमारी उम्र के हिसाब से किसी को हमारा हाथ पकड़ना ना पड़े, तो वन शुड बी फिजिकली मेंटली फिट। और फिजिकली फिट होता है वही मेंटली फिट होता है। फिजिकली फिट का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस अलग चीज़ का है। क्या बात है, ये फिजिकली फिटनेस है। तो अभी भी सुबह में ये 1 घंटा 1.5 घंटा इसके पीछे हम लगाते हैं। और ये बघेला साहब का घर है, एक बार हम घर जरूर दिखाएंगे। और ये गांधीनगर, ये कौन सा इलाका हुआ जहाँ? गांधीनगर ही है, और ये हेलीपैड है। अच्छा, हेलीपैड भी कैंपस में बना हुआ है? अहमद भाई पटेल ने बनाया था हेलीपैड। अच्छा। चुनाव में आपको यहाँ से कहीं जाना ना पड़े तो हेलीकॉप्टर वहाँ लैंडिंग होता था। अच्छा। उड़कर हम जाते थे, यहीं से हेलीपैड से आप उड़कर जाते थे? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनका घर है? हाँ, तो ये घर है। हेलीपैड से उड़कर जाते थे। वो उड़ान तो यहाँ से हुई, लेकिन उड़ान मुख्यमंत्री की जैसे वो जो पावर के हिसाब से कोई देखने के उसमें तो राजनीति में आए नहीं हम। पावर मेकम एंड मेगो। देखिए, ये सत्ता आएगी जाएगी। अंग्रेज थे, मुगल लोग थे, मराठा लोग थे, दुनिया भर थे, कांग्रेस थी, कांग्रेस गई, जनता पार्टी थी वो भी गई, बीजेपी वो भी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वघेला साहब। अब आप प्रचार में जाएंगे अभी? बिल्कुल, अभी मैं एक मीटिंग है साबरकाठा में, हाँ, वही जाऊंगा। तो ये कोई भी कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं आप? कांग्रेस वही कांग्रेस के? हाँ, कोई भी कैंडिडेट जो आपको बुलाता है? बिल्कुल। और मैं 3 महीने से एक्टिव हूँ, एंटी बीजेपी सब जगह जाकर सबको मिलकर। एक भी दिन हमारा बिना शेड्यूल नहीं जाता। तो कभी आपको उधर से बीजेपी से कोई कहता नहीं, कहाँ आप इतना घूम के इतना मोदी जी के बारे में इतना बोलते रहते हो आप? मैं नहीं बोलता, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, एकदम पक्के वाले समर्थक हैं। मैं मेंटालिटी का या सिस्टम का विरोधी हूँ। ये बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है, ये पार्टी मेरी नहीं हो सकती है। ये अटल जी को मैं ओन करता हूँ आज भी, अडवाणी जी को अब तो सब एक्शन भी ओन करता हूँ, जोशी जी को भी ओन करता हूँ, मैं राजमाता सिंधिया भी थी, इनको भी ओन करता था। लेकिन अटल जी और आडवाणी जी के बीच में आडवाणी की पसंद मोदी थे और अटल जी की पसंद आप थे। बाद में चली आडवाणी जी की तो मोदी जी उठ गए। आडवाणी जी की मेहरबानी से वो सीएम रहे। हाँ। अगर अटल जी का चलता तो वो सीएम गोवा की वर्किंग कमेटी में नहीं रहे। तो अटल जी उस दिन इस्तीफा चाहते थे, और अटल जी जानते थे कि राज धर्म नहीं निभाया है। अटल जी वो नोइंग कि बिना राज धर्म नहीं निभाया, इन्होंने ही सबको मरवा डाला है, वो नोइंग इट। और बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे अटल, बहुत दुखी थे। मैं तो बहुत पर्सनल इनको जानता था, बहुत पर्सनली। लेकिन आडवाणी से भी फिर मिले उसके बाद? कभी मैं मिला था। कमला जी, हमारी बहन जी का, मिसेस आडवाणी जी का तो देहांत हुआ तो मैं मिलने गया। तो मैंने कहा तो मैं रोटी वोटी खाई थी घर पर, तो बहन जी को अवसान हुआ, आपको आप मिलने का आया। फिर मैंने कहा कि ये जो आप अभी भुगत रहे हैं, तो मैं कभी आऊँगा कहने के लिए कि आपकी मेहरबानी से सब हुआ है, यू डिज़र्व इट। तो रोने लगे आडवाणी जी, बिल्कुल रोने लगे। मैं होता, अगर फर्ज कीजिए कि पार्टी ने हमको आप नेक्स्ट पीएम है, तो आडवाणी जी को बुलाकर मैं 6 महीने के लिए पीएम बना था। आप पीएम बनिए, बाद में साइड में रहिए, आप देश के राष्ट्रपति बनिए, 1 साल के बाद आलम करिए। लेकिन पूरी ज़िंदगी निकाली इन्होंने, अपनी लाइफ सिवा पार्टी 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 कुछ नहीं। माई लाइफ माई कंट्री, ही डिज़र्व इट। तो आडवाणी जी इतने दुखी है तो इनके दुखी नहीं होने चाहिए। हो सकता है आडवाणी जी का कसूर होगा, आडवाणी जी एंटी नरेंद्र भाई होंगे, हो सकता है,
मेरे से ज़्यादा होंगे। लेकिन अडवाणी जी ने ही तो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया। तो पछतावा तो हमने भी तो महामंत्री बनाए थे, इसमें क्या है। और आरएसएस ने भी हमको अध्यक्ष बनाए थे ना, वो तो होता रहता है। इसलिए अडवाणी जी जो है ना वो बाद में मेरे से ज़्यादा एंटी नरेंद्र भाई बने, वो सबसे ज़्यादा। वो क्यों सबसे ज़्यादा एंटी नरेंद्र मोदी बन गए? आई डू नॉट नो, दे हैव इनका रीज़न, इसलिए नरेंद्र भाई के लिस्ट में से वो आउट हो गए। नहीं, वो इसलिए बन गए कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अडवाणी जी की अपनी ख्वाहिश थी। 2013 में जब गोवा वाला हो रहा था, अडवाणी जी चाहते थे उनके नाम पर सहमति बन जाए। मेरे ख्याल से बड़ी बात तो वही थी शायद। देखिए, संघ की आइडियोलॉजी में ये अडवाणी जी के ब्लड में ये नहीं था। हाँ, हो न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनमें तो था ही कि भाई मैं नहीं तो कोई नहीं। इनमें मतलब मोदी जी, नरेंद्र भाई ये इनमें करके जितनी बार अरे आप बोलते समझ लीजिए जाइए भैया, कि मोदी देखिए जी के लिए इसमें बोलते हैं। आप कहिए, मैं लकीर ऊपर लगा देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वघेला आपका साहब, भी शुक्रिया। आपसे बात करके अच्छा लगा। देखते हैं 8 मार्च को नतीजे क्या होते हैं। थैंक यू, नमस्कार। शुक्रिया।